हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज हम लोग देखने वाले हैं 2000 पीसीएस में जो इतिहास के प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, ठीक है, 2023 में, उनको देखने वाले हैं। और ये प्रश्न जो है, मैं जो प्रश्न का निचोड़ है उसको शॉर्ट फॉर्म में एज ए नोट्स में लेके आया हूँ, ताकि आसानी से जो है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हम लोग क्या कर सकें, अटेंड कर सकें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। नोट्स फॉर्मेट में प्रीवियस ईयर प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। प्राचीन भारत का इतिहास के प्रश्न हैं और मेडिवल के प्रश्न हैं, ठीक है, दोनों के प्रश्न हैं 2023 में जो पूछे गए हैं। नेवासा पुरातात्विक स्थल जो है महाराष्ट्र के अहमदनगर जिला में स्थित है और इसको खोजने का श्रेय किसको जाता है? M.N. देशपांडे को जाता है। जो नेवासा पुरातात्विक स्थल है, प्रश्न में आया था कि कहाँ पे है और इसका श्रेय जो है किसको जाता है खोजने का, तो दोनों प्रश्न का उत्तर इसमें है कि महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है और M.N. देशपांडे जी ने इसका खोज किया था। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। जो ईसमपुर पुरातात्विक स्थल है वो कर्नाटक में स्थित है। जो ईसमपुर पुरातात्विक स्थल वो कहाँ पे है? कर्नाटक में है। जो डिडवाना पुरातात्विक स्थल वो कहाँ पे है? राजस्थान में है। डिडवाना पुरातात्विक स्थल कहाँ पे है? राजस्थान में। और पोचमपल्ली जो है वो कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में है। तो देखिए, आपको कुछ ना कुछ ट्रिक यहाँ पे यूज करना पड़ेगा जिससे जो है आप क्या कर सकें, इसको याद कर सकें। पोचमपल्ली जो है ये तमिलनाडु में है। थोड़ा सा नाम जो है दक्षिण भारत जैसा लग रहा है, तो इससे आप लोग थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी डिडवाना याद रखना पड़ेगा, राजस्थान में है। ईसमपुर जो है कर्नाटक में है। आगे बढ़ते हैं। जो वैदिक कालीन, ठीक है, वैदिक कालीन प्रशासन में राजस्व का संकलन करने वाला अधिकारी होता था, उसको कहते थे भागदूह। जब आर्य आए तो वैदिक कालीन की जो है शुरुआत मानी जाती है आर्य के आने से, ठीक है। तो जो उस समय राजस्व का संकलन करता था उसको जो है उस अधिकारी को क्या कहते थे? भागदूह कहते थे। विष्णु पुराण का संबंध जो है मौर्य साम्राज्य से है, ये भी ध्यान रखिएगा, मौर्य वंश से। और जो वायु पुराण है उसका संबंध किससे है? वो गुप्त वंश से है, ठीक है। वायु पुराण का संबंध किससे है? गुप्त वंश से है। अब आगे देखते हैं, ये क्या है? मिलिंद पन्हो, राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन के संवाद को दर्शाया गया है। मिलिंद पन्हो जो है बौद्ध धर्म की बुक है, उसमें जो है राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन के संवाद को दर्शाया गया है। रचना जो इसको जो है इसकी हुई है 100 ईस्वी पूर्व हुई है। सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मिलिंद पन्हो के बारे में पूछा गया था एग्जाम में, किसके बीच में संवाद है मिलिंद पन्हो में, और ये किस भाषा में लिखी गई है? तो पाली भाषा में लिखी गई। रचना कब हुई है? तो 100 ईस्वी पूर्व हुई है, ठीक है। चरक संहिता में जो है 120 अध्याय हैं और 8 खंड है। ये भी एग्जाम में पूछा गया था 23 में कि चरक संहिता में कितने अध्याय हैं और कितने खंड हैं, ठीक है। यूनानियों द्वारा सर्वप्रथम भारत पे आक्रमण कब किया गया था? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व। जो यूनानी थे उन्होंने सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण कब किया? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व किया। उसके बाद जो है यूनानियों के बाद शकों ने आक्रमण किया और शकों के आक्रमण करने के बाद कौन किया? कुषाण वंश ने भारत पर आक्रमण किया। यानी कि पहले यूनानी किए थे, उसके बाद शक किए, शक करने के बाद जो है कुषाण वंश ने भारत पर आक्रमण किया। कुषाण वंश का जो महान राजा हुआ था वो कौन था? कनिष्क थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब न्याय दर्शन के प्रतिपादक किसको माना जाता है भैया? तो न्याय दर्शन का जो प्रतिपादक है वो माना जाता है महर्षि गौतम जी को। किसको मानते हैं? महर्षि गौतम जी को न्याय दर्शन का प्रतिपादक मानते हैं। मध्यकालीन इतिहास पे चर्चा कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब मध्यकालीन इतिहास में देखिए जो ये बुक्स हैं ये पूछा गया है और ये बार बार पूछा जाता रहेगा। देखिए, मिरात ए सिकंदरी में मुगल शासक जहांगीर के काल का वर्णन किया गया है, ठीक है। जो मिरात ए सिकंदरी है उसमें मुगल शासक जहांगीर हैं उसके काल का वर्णन किया गया है। बुरहान ए मसीर, ठीक है, बहमनी के अहमदनगर का इतिहास जो है इसमें वर्णन किया गया है। जो बुरहान ए मसीर नाम की पुस्तक है उसमें बहमनी की अहमदनगर इतिहास का किया गया, वर्णित किया गया। देखिए ये थोड़ा बोरिंग है, याद रखना पड़ेगा, लेकिन जो डाटा है उसको हमने आपके सामने रख दिया। रियाज उल सलातीन, इसमें जो है बंगाल प्रांत के इतिहास का वर्णन किया गया है। ये बुक है रियाज उल सलातीन, ठीक है। अगला है रियाज उल इंसा, इसमें महमूद गवां के पत्रों को संग्रहित किया गया है। जो रियाज उल इंसा है इसमें महमूद गवां के जो पत्र हैं वो क्या किया गया है? संकलित किया गया है।
अब यहाँ देखिए थोड़ा सा ये प्रश्न अच्छा है। फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 पुस्तकों, संस्कृत की पुस्तकों का अनुवाद जो किसने किया है, तो वो किया है अजीजुद्दीन खान ने। जो फिरोज शाह तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद कर दिया था, अजीजुद्दीन खान ने। ये इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में आया हुआ है प्रश्न। नगरकोट जो कि कांगड़ा में है, और आक्रमण जो है 1361 ईस्वी में कौन किया था, फिरोज शाह तुगलक ने किया था। इस दौरान जो है उसने मंदिर, जिस मंदिर को ध्वस्त किया उस मंदिर का नाम था ज्वालामुखी मंदिर। जो नागरकोट, ठीक है, नगरकोट कांगड़ा 1361 ईस्वी में आक्रमण किया था किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। और वहां पे ज्वालामुखी मंदिर को क्या कर दिया था इसने, तहस नहस कर दिया था, तोड़ फोड़ किया था। और विजय चिन्ह के रूप में ज्वालामुखी मंदिर का जो मूर्ति है, मुख्य मूर्ति है, उसको उसने कहाँ भिजवा दिया था, मक्का, मदीना में, ठीक है। जो मदीना कहाँ है, सऊदी अरब में है। तो विजय चिन्ह के रूप में उस मूर्ति को सऊदी अरब में भिजवा दिया था। जल घड़ी का आविष्कार किसके शासनकाल में हुआ है, जल घड़ी का आविष्कार जो है इसी के काल में हुआ है, फिरोज शाह तुगलक के काल में हुआ है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत दो राजाओं के मध्य संवाद हेतु फरमानों को भेजने वाला अधिकारी कौन था, वो खातिरदार था, ठीक है। दो राजा थे, जब उनके मध्य संवाद होता था, उसके फरमानों को भेजने वाला अधिकारी कौन था, खरीदार था। ध्यान रखिए, खातिरदार नहीं, खरीदार है, ठीक है। कश्मीर के किस शासक द्वारा जजिया एवं गौ हत्या को समाप्त कर दिया गया, जैनुल आबिदीन। इसका कार्यकाल था 1423 से 1474। देखिए, जैनुल आबिदीन से संबंधित प्रश्न बहुत एग्जामों में आए हुए हैं, क्योंकि ये जजिया कर और गौ हत्या दोनों समाप्त किया था कहाँ पे, कश्मीर में। अच्छा, इसको कश्मीर का अकबर भी कहते हैं, ठीक है। कश्मीर का अकबर किसको कहते हैं, जैनुल आबिदीन को। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेज कैप्टन हाकिम्स जो है किस मुगल शासक के दरबार में आया था। आसान सा प्रश्न है ये, बहुत आपके एग्जाम में आता भी है, छोटे छोटे एग्जामों में खासतौर से। 1608 ईस्वी में कैप्टन हाकिम्स को जो है फ्रांस, ठीक है, एक मिनट, जो कैप्टन हाकिम्स था उसको जो है फारसी बहुत अच्छी आती थी। यहाँ पे थोड़ा सा जो है मिसप्रिंट हो गया है, तो याद रखिएगा, उसको फारसी बहुत अच्छी आती थी, ठीक है। और ये जहांगीर के दरबार में 1608 में आया था। मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किस पेशवा को माना जाता है, तो माना जाता है बालाजी विश्वनाथ को, ठीक है। उनका कार्यकाल था 1713 से 1720 ईस्वी तक। इनको जो है मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। प्रथम संस्थापक सबको पता है कौन थे, शिवाजी महाराज थे, ठीक है। लेकिन जो बालाजी विश्वनाथ थे, इनको जो है द्वितीय संस्थापक माना जाता है। 1713 से 1720 तक इनका कार्यकाल था। बालाजी विश्वनाथ को पेशवा किसने बनाया था, तो साहू जी महाराज ने बनाया था इनको पेशवा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संगीत में की जो टप्पा शैली है, इसका आविष्कार जो है किस मुगल सम्राट के दरबार में हुआ था, तो मोहम्मद शाह के दरबार में हुआ था। अच्छा देखिए, जो मोहम्मद शाह था उसके दरबार में संगीत की टप्पा शैली को विकसित किया गया था, और इसको विकसित करने का श्रेय जाता है सौरी मियाँ को। किसको जाता है, सौरी मियाँ को जो है मोहम्मद शाह के दरबार में टप्पा शैली संगीत को विकसित करने का श्रेय जाता है। हमीदा बानो बेगम, नाम सुना होगा, ठीक है। ये मुगल शासक हुमायूं की पत्नी थी और अकबर की क्या थी, माता थी। इन्हें मरियम मकानी की उपाधि भी दी गई थी। कौन थी, हमीदा बानो बेगम हुमायूं की पत्नी थी, अकबर की माँ थी। मरियम मकानी का जो है उपाधि प्रदान किया गया था इनको। तो कहने का मतलब है कि ये 60 नोट्स थे, 60 नोट्स के फॉर्मेट में हमने जो है सारे प्रश्नों को रख दिया है। कैसा लगा आपको सेशन जरूर बताइएगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।